नाजरीन, आज की वीडियो में हम बताएंगे गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के वॉशरूम से मिलने वाले नाजायज 9 महीने के बच्चे के बारे में। छुट्टी के वक्त 4 तालिबात वॉशरूम के अंदर जाती हैं, जबकि इन्हीं 2 घंटों के दौरान कैमरा भी बंद हो जाता है। छुट्टी के वक्त जब चौकीदार वॉशरूम का दरवाजा बंद करने आता है, तो सामने का मंजर देखकर चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है। ये ब्रेक खत्म होने के बाद का वक्त था। यूं तो रोजाना पूरे 40 मिनट की ब्रेक दी जाती थी, मगर आज ना जाने क्या हुआ था कि 25 मिनट पर ही ब्रेक खत्म होने की घंटी बजा दी गई थी और तमाम तालिबात को अपनी अपनी जमा में जाने का कह दिया गया था। लड़कियों को अपनी अपनी जमा में बैठे 20 मिनट गुजर गए थे, मगर अब तक उनकी जमात में कोई उस्तानी नहीं आई थी। यूं तो सबके पास उड़ती उड़ती खबर पहुंच चुकी थी कि आज स्कूल में कोई गैर मामूली वाकया हुआ है, लेकिन वह वाकया क्या था, इस बारे में बच्चियां अभी तक अपनी अपनी सोच के मुताबिक बातें करने में मसरूफ थीं कि तभी स्पीकर पर उभरने वाली आवाज ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जह कर दिया। सभी बच्चियां चौंक कर खड़ी हो चुकी थीं। स्कूल की राबिया बेगम ने स्कूल में मौजूद तमाम बच्चियों को स्कूल के ग्राउंड में जमा होने को कहा था, जिसके बाद सारी बच्चियां अपनी अपनी जमात से निकलीं और भागते भागते ग्राउंड में आकर जमा होने लगीं। ग्राउंड में राबिया बेगम के साथ स्कूल का तमाम स्टाफ मौजूद था। माली और बुशरा भी वहीं पर थीं। स्कूल के गार्ड्स को भी बुलवा लिया गया था। तमाम बच्चियों को कतारबद्ध खड़ा किया गया और इसके बाद राबिया बेगम ने सायरा को इशारा किया, जिसके बाद सायरा एक एक करके कतार की तरफ बढ़ती बच्चियों की चेकिंग करने लगी। बच्चियों को खुद समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। पहले हंगामी सूरत हाल में ग्राउंड में बुलवाना और अब यह चेकिंग। बार बार पूछने पर भी उन्हें उस स्थानियों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला था। जब सारी बच्चियों की चेकिंग कर ली गई, तो उसके बाद राबिया बेगम ने बुशरा और स्कूल गेट पर मौजूद चपरासी को स्कूल के अंदरूनी हिस्से की जानिब भेजा, ताकि वह अंदर जाकर अच्छी तरह चेक करके आए कि कहीं कोई बच्ची अंदर तो नहीं रह गई है। 10 मिनट बाद वह लोग भी वापस आ गए थे और राबिया बेगम को अंदर किसी के ना होने का बताया था, जिसके बाद राबिया बेगम के चेहरे पर परेशानी के आसार मजीद उभर आए थे। राबिया बेगम ने एक नज़र तमाम बच्चियों पर डाली और इसके बाद उन्हें अपने अपने क्लासरूम्स में जाने की इजाज़त दे दी। बच्चियां यूं ही कतारबद्ध स्कूल के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ने लगीं, जबकि उनसे कुछ फासले पर खड़ी राबिया बेगम गहरी नज़रों से उन्हें जाता हुआ देख रही थीं। तमाम बच्चियों को क्लासरूम्स में भेजने के बाद राबिया बेगम ने एक मर्तबा फिर से सारे स्टाफ को स्टाफ रूम में बुला लिया और पिछले 1 घंटे से जारी शुदा मीटिंग फिर से शुरू कर दी गई। स्कूल की राबिया बेगम सख्त परेशान थीं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें और क्या नहीं। उन्हें किसी भी तरह हकीकत का पता चलाना था, नहीं तो बात उनकी नौकरानी पर आ सकती थी। और सिर्फ उनकी नौकरानी ही नहीं, बल्कि आज जो वाकया हुआ था, अगर वह गलती से भी बाहर निकल जाता, तो स्कूल की सारी साख खराब हो जानी थी। लेकिन राबिया बेगम को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह हकीकत तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे। यह कोई इतनी छोटी बात नहीं थी कि जिसे नजरअंदाज कर दिया जाता या भुला दिया जाता। स्कूल के अंदर कोई गलत काम हो रहा हो, और काम भी ऐसा जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो। राबिया बेगम एक मर्तबा फिर से 1 घंटा पहले होने वाले वाकये पर नजरसानी करने लगी। आधे दिन का वक्त था। स्कूल की ब्रेक हुई थी। अभी सिर्फ 10 मिनट ही गुजरे थे जब राबिया बेगम ने अपने लिए लंच मंगवाया था और फिर अपने कमरे से निकलकर स्टाफ रूम की तरफ आ गईं, ताकि स्टाफ रूम में टीचर्स को आगाह कर सकें कि आज तमाम बच्चियों की डायरी पर फर्स्ट टर्म की डेट शीट लाजमी कर दें, क्योंकि इम्तिहान शुरू होने में सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए थे। यही सब कहने वह स्टाफ रूम में आई थीं, लेकिन ज्यों ही वह स्टाफ रूम के दरवाजे पर पहुंची, उसी वक्त उनके कानों में किसी 9 महीने के बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। राबिया बेगम ने मुड़कर अपने इर्द गिर्द देखा। स्कूल में नवजात बच्चे के रोने की आवाज हैरानकुन थी। यह आवाज तो सिर्फ अस्पतालों और क्लिनिक वगैरह पर सुनी जाती है, तो फिर स्कूल में? एक लम्हे के लिए राबिया बेगम ने सोचा कि शायद किसी बच्ची की मां स्कूल आई हो और उसके साथ कोई बच्चा हो। लेकिन फिर सोचने वाली बात यह थी कि अगर कोई औरत आई भी थी, तो इस कदर छोटे बच्चे को साथ किस तरह ला सकती थी, क्योंकि जो आवाज आई थी वह आवाज ऐसी थी जैसे कोई बच्चा अभी इस दुनिया में आया हो और यह इस बच्चे के रोने की पहली आवाज हो। राबिया बेगम को दरवाजे पर खड़ा देखकर कुछ टीचर्स भी उठकर उनके आसपास आ खड़ी हुईं और उन्होंने भी वह आवाज बखूबी सुनी थी। बच्चे के रोने की आवाज बस थोड़ी ही देर आई थी, इसके बाद खामोशी छा गई थी। राबिया बेगम हैरान थी।
उन्हें लगने लगा था कि यकीनन यह आवाज स्टाफ रूम के टॉयलेट से ही आ रही थी, जहां टीचर्स थीं। और यही बात उन सब के लिए ज्यादा हैरानकुन थी कि इनमें से तो कोई भी टीचर इस हालत में नहीं थी। तो फिर सवाल यह पैदा होता था कि आखिर स्टाफ वॉशरूम में था कौन। वे सब चलते हुए वॉशरूम के दरवाजे पर पहुंच चुकी थीं। वॉशरूम का दरवाजा खुला हुआ था, जिसकी वजह से वे अंदर के मनाजिर बगैर किसी दखल के देख सकती थीं। ज्यों ही उन्होंने सामने देखा, एकदम से सब हैरत के गहरे समंदर में उतर गईं। सामने का मंजर देखकर उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा, उनके सामने एक 7 साला बच्ची, जो कि दूसरी क्लास की तालिबा थी, अपने हाथों में एक नवजात बच्चे को उठाए इसको उलट पुलट कर देखने में मसरूफ थी, और दूसरा हाथ उसने जोर से नवजात बच्चे के मुंह पर रखा हुआ था, ताकि उसके रोने की आवाज बाहर ना आए। अब ना जाने इसने जानबूझकर ऐसा किया था या फिर अनजाने में, ये बात उन्हें उस वक्त समझ नहीं आई थी। राबिया बेगम ने फौरन बुशरा को बुलाया, जो कि एक तौलिया लेकर आई थी, और फिर राबिया बेगम के कहने पर उसने इस 7 साला बच्ची के हाथ से वह बच्चा लिया था। इन सब का शक था कि बच्चा बिल्कुल नंगा था, उसे किसी कपड़े में लपेटा भी नहीं गया था। इसकी पैदाइश हुए बिल्कुल चंद मिनट ही गुजरे थे, लेकिन वे सब के सब बेहद परेशान हो चुकी थीं, क्योंकि वॉशरूम में इस 7 साला बच्ची के अलावा और कोई भी नहीं था। टीचर फौरन से बच्ची की तरफ बढ़ी थी, ताकि इससे कुछ पूछ सके, मगर इससे पहले ही बच्ची ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। बच्ची की पूरी वर्दी खून से भरी हुई थी। शायद बच्चे को उठाने की वजह से इसकी सारी वर्दी खराब हो गई थी। राबिया बेगम ने टीचर को रोका और खुद बच्ची की तरफ गईं और उसे प्यार से पचकारते हुए बोली, बुशरा आंटी से हाथ मुंह धुलवा कर स्टाफ रूम में आ जाओ। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट रखी हैं। चॉकलेट का नाम आते ही बच्ची चुप हो गई थी। दूसरी बुशरा ने आकर उसके हाथ मुंह धुलवाए, यूनिफॉर्म साफ की और फिर उसे लेकर स्टाफ रूम में आ गई, जहां राबिया बेगम और बाकी सारे टीचर्स उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसके आते ही राबिया बेगम ने उसे चॉकलेट पकड़ाई और फिर बच्चे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, यह बेबी कौन है? इस पर वह बच्ची कहने लगी, ये तो उधर वॉशरूम के बेसन में पड़ा था। वॉशरूम गई तो यह बच्चा वहां पड़ा था, और जब मैंने इसे उठाया तो वह बच्चा रोने लग गया। राबिया बेगम ने उससे कहा, आप टीचर्स के वॉशरूम में गई क्यों थी? आप जानती हैं ना, स्टूडेंट्स के लिए अलग वॉशरूम है। फिर इस वॉशरूम में आपको किसने भेजा था? इससे पहले कि वह बच्ची कुछ जवाब देती, स्टाफ की एक टीचर बोल पड़ी थी, मैडम, इस बच्ची का सुबह से पेट खराब था। वह सुबह से कई मर्तबा वॉशरूम जा चुकी थी, लेकिन ब्रेक के वक्त जब वह वॉशरूम गई तो दोनों वॉशरूम्स में पहले से ही कोई था। इसी वजह से वापस मेरे पास आई। इमरजेंसी थी तो मैंने इसे स्टाफ वॉशरूम इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी। टीचर की बात सुनने के बाद राबिया बेगम फिर से बच्ची की तरफ देखने लगी थी और इससे पूछा था, बेटा, जब आप वहां गईं तो उस वक्त वॉशरूम में कोई और था या आपने किसी को देखा हो? इस पर बच्ची ने अपनी अनजानता का इजहार किया था। इसका कहना था कि जब वह हाजत से फारिग होने के बाद बेसन से हाथ धोने लगी थी, तब उसे बेसन में यह बच्चा मिला था। राबिया बेगम 10 मिनट तक इस बच्ची से मुख्तलिफ सवालात करती रहीं, लेकिन इस बच्ची ने कुछ भी नहीं बताया था, बल्कि इस तरह सवाल पूछे जाने पर वह खौफजदा हो गई थी। राबिया बेगम ने उसे प्यार से धमकी दी और उसे कहा कि वह क्लास में या घर में से किसी को भी इस बेबी के बारे में नहीं बताएगी। अगर इसने ऐसा किया तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, और अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो उसे ढेर सारी और भी चॉकलेट्स और पापड़ वगैरह मिलेंगे। राबिया बेगम जानती थी कि बच्चों को किस तरह हैंडल करना था। बच्ची को इधर उधर की बातें करके उन्होंने बच्ची के जहन से यह बात निकाल दी थी, और साथ ही साथ उन्होंने ब्रेक बंद करके तमाम बच्चियों को ग्राउंड में बुलवा लिया था, ताकि सबकी चेकिंग वगैरह की जा सके। मगर कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिला था। बुशरा ने बच्चे को साफ सुथरा करने के बाद इसके लिए दूध और कपड़ों का इंतजाम भी कर लिया था। उस वक्त बच्चा स्टाफ रूम की मेज पर पड़ा सो रहा था, जबकि सारी टीचर्स और बाकी सब परेशानी से राबिया बेगम की तरफ देख रहे थे, जो यहां वहां टहल रही थीं और फिर बार बार बच्चे की तरफ भी देख रही थीं। राबिया बेगम ने अपने कमरे से अपना लैपटॉप मंगवा लिया था। स्कूल में सिर्फ एक ही कैमरा था, जो असेंबली हॉल के साथ स्टाफ रूम और राबिया बेगम ऑफिस के दरवाजे के बाहर की कवरेज करता था। राबिया बेगम ने वह कैमरा अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ था। थोड़ी देर में पीएन लैपटॉप ले आया था।
राबिया बेगम ने सायरा के अलावा एक और टीचर को अपनी अपनी क्लासों में जाने के लिए कहा और इसके बाद सायरा को साथ लेकर लैपटॉप खोलकर बैठ गईं। फिर कुछ ही देर में आज आज सुबह के मनाजिर उनके सामने थे। उन्होंने 10 बजे की फुटेज निकाली। इसके बाद एक एक चीज को गौर से देखने लगी थी। 10 बजे से लेकर 11 बजकर 15 मिनट तक स्टाफ में से सिर्फ 3 टीचर्स थीं जो वॉशरूम वाली साइड पर गई थीं और इन्हें वापस आता भी देखा गया था। वीडियो चलते चलते 11:45 के करीब पहुंच गई थी और एन उसी वक्त राबिया बेगम के ऑफिस के फोन पर किसी की कॉल आ गई थी। राबिया बेगम ने सायरा को देखते रहने का कहकर खुद उनके बुलाने पर ऑफिस की जानिब चल पड़ी थी, जबकि सायरा वीडियो देखने लगी थी। वीडियो 10 बजकर 50 मिनट पर पहुंच चुकी थी कि स्क्रीन पर देखते हुए सायरा की आंखों में पहले ताज्जुब और फिर घबराहट दिखाई देने लगी। 11 बजकर 15 मिनट पर एक 9 साला बच्ची जो चौथी जमात की तालिबा थी इस जानिब गई थी, जो 11 बजकर 15 मिनट पर वापस आई थी। उसको वीडियो में देखकर सायरा के हाथों में एकदम पसीना आ गया था। उसने कांपते हाथों से वीडियो को एकदम से रोक दिया था और उसे क्लोज करने लगी थी। ज्यों-ज्यों वीडियो क्लोज होती जा रही थी, वैसे वैसे सायरा के चेहरे की घबराहट वाज़ेह दिखाई देने लगी थी। वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी और बार-बार चोर नजरों से इधर-उधर देखती जा रही थी, जैसे इसे किसी चोरी के पकड़े जाने का डर हो। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, जिसने सायरा को सोचने पर मजबूर किया था, वह इस बच्ची की चाल में वाज़ेह लड़खड़ाहट थी। वह बच्ची बहुत ज्यादा लड़खड़ाकर चल रही थी। इसके साथ ही साथ इसके हाथ में कुछ था, जिसे वह बगल के नीचे रखकर छुपाने की कोशिश कर रही थी। सायरा एकदम से सारा मामला समझ चुकी थी। मारे घबराहट के उसके माथे पर भी पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। उसे एकदम से इस लड़की पर गुस्सा आया था, लेकिन फिर उसने बड़ी मुश्किल से इस गुस्से को कंट्रोल किया था, क्योंकि यह वक्त गुस्सा करने का हरगिज नहीं था। इस वक्त उसे होश से काम लेना था, जोश से नहीं। यही सोचते हुए उसने खुद को कंपोज किया और एक गहरी सांस खारिज करने के बाद वह सोच चुकी थी कि उसने अब क्या करना है। उसने एक नज़र स्टाफ रूम के दरवाजे की तरफ देखा और फिर सामने बैठी बुशरा को, जो बार बार इससे पूछ रही थी कि मैडम कुछ नजर आया कि नहीं। उसने बुशरा को अपने लिए चाय बनाकर लाने का कहा और फिर इसके जाने के बाद उसने फौरन से लैपटॉप उठाकर गोद में रख लिया था। उसके पास सिर्फ 5 मिनट थे। उसने जो भी करना था इन 5 मिनटों के अंदर ही करना था। उसने जल्दी जल्दी अपनी उंगलियां चलाईं और फिर सिर्फ 3-4 मिनट के बाद उसके चेहरे पर एक पुरसुकून लहर दौड़ गई थी। उसने 10 बजकर 50 मिनट से लेकर 11 बजकर 15 मिनट तक की सारी वीडियो डिलीट कर दी थी और इसकी जगह एक दूसरी वीडियो एडजस्ट कर दी थी। वह इन कामों में वैसे भी माहिर थी। उसने लैपटॉप को टेबल पर रखा और 11 बजे से वीडियो प्ले कर दी थी। इतने में राबिया बेगम स्टाफ रूम में दाखिल हुईं और आकर सायरा के पास खड़ी हुईं। उन्होंने पूछा कि क्या कुछ मिला, जिस पर सायरा ने नफी में सर हिलाया था कि अब तक कोई भी इस तरफ नहीं गया था। ये बात कहते हुए उसकी जुबान लड़खड़ाहट का शिकार हो रही थी, जिस पर राबिया बेगम ने इसे गौर से देखा था, लेकिन वह माहिर थी। इसने अगले ही पल खुद को संभाल लिया था। थोड़ी देर में बुशरा चाय ले आई थी। चाय पीने के बाद सायरा की तबीयत अचानक ही खराब हो गई थी। उसने राबिया बेगम से घर जाने की इजाजत ली और साथ ही अपनी भतीजी को भी ले लिया था, क्योंकि अब वैसे भी छुट्टी का वक्त होने वाला था। इसका घर स्कूल से महज 10 मिनट की दूरी पर था। घर के बाहरी गेट से अंदर दाखिल होते ही उसने अपनी भतीजी को बालों की छोटी से पकड़ा था और घसीटते हुए लाकर अपनी सांस के कदमों में फेंका था और अपनी सांस से कहने लगी, अम्मा, अपनी लाडली को संभाल ले। तुझे पहले भी कहा था कि इसे किसी और स्कूल में डाल, लेकिन तुझे इस मनहूस को मेरे ही सर पर डालना था। आज तो मैंने इसे बचा लिया है, लेकिन अगर इसके यही करतूत रहे तो सारे जमाने में थू थू करवाएगी ये। इसको बता देना कि अब इसे मैं अपने स्कूल लेकर नहीं जाऊंगी। स्कूल क्या? इसे तो मैं अब अपने घर में भी नहीं रखूंगी। तू इसको बेच यहां से। बस इतना कहते हुए वह अपने कमरे में जा चुकी थी, जबकि उसकी सास जैनब को सीने से लगाए हक्का बक्का सी अपनी बहू की चलती हुई जुबान देख रही थी। इस वक्त इसे अपनी बहू कहीं से भी पढ़ी लिखी मालूम नहीं हो रही थी। इस वक्त अगर कोई और इसे देख लेता तो वह यकीन ना कर सकता था कि यह औरत एक उस्तानी है। खैर, वह बहू पर 3 हर्फ बेचते हुए जैनब की तरफ मुतवज्जह हुई। उसका रंग जर्द पड़ रहा था और हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। इसी वक्त से अपने पांव पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ था।
इसने जैसे ही अपना पांव सामने करके देखा तो चीख पड़ी। इसका पूरा पांव खून से भरा हुआ था। जैनब इसकी बाहों में ही बेहोश हो गई थी। इसने जैसे ही जैनब की यह हालत देखी तो उसे लेकर करीबी अस्पताल पहुंची थी, जहां जैनब को फौरन इमरजेंसी में ले जाया गया था। वह जले पैर की बिल्ली की तरह इमरजेंसी के बाहर इधर उधर चक्कर काटती जा रही थी। इसे अपनी पोती के बारे में बहुत तशवीश हो रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई थी और फिर जो कुछ डॉक्टर ने बताया वह सुनकर उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था, क्योंकि बात थी भी नाकाबिले यकीन। एक 9 साला बच्ची के साथ भला ये कैसे हो सकता था? वह बिल्कुल ही डर गई थी। अब डॉक्टर जो कुछ कह रही थी वह गलत तो नहीं था ना? 2 घंटे अस्पताल में रखने के बाद जैनब को घर भेज दिया गया। उसे होश आया, लेकिन वह बिल्कुल चुप होकर रह गई थी, जैसे उसके लबों पर किसी ने ताला डाल दिया हो। लाख बुलाने पर भी वह नहीं बोली थी। अगले 5 दिनों तक उसने अपनी पोती को स्कूल नहीं भेजा था, लेकिन छठे रोज इम्तिहान की वजह से वह इसे रोक नहीं पाई थी। वह खुद इसे स्कूल छोड़कर आई थी। वह स्कूल की राबिया बेगम से भी मिलना चाहती थी, ताकि इससे पूछताछ कर सके कि यह किस किस्म का स्कूल था कि बच्चियों के साथ कितना कुछ हो जाता है और स्कूल में किसी को खबर तक नहीं होती थी। आखिर वो लोग इस कदर बेखबर थे, लेकिन इसकी मुलाकात राबिया बेगम से ना हो पाई थी। दूसरी तरफ जैनब जैसे ही अपनी क्लास में पहुंची, उसके टीचर ने उसे फौरन राबिया बेगम के ऑफिस में जाने का कह दिया था। राबिया बेगम के बुलावे का सुनकर जैनब एकदम घबरा गई थी। इसके माथे पर पसीना चमकने लगा था। वो इसी चीज से तो कतरा रही थी, इसलिए तो वह इतने दिन स्कूल भी नहीं आई थी। वह जानती थी कि राबिया बेगम ने इसे क्यों बुलाया है, तभी वह वहां जाना नहीं चाहती थी। पहले ही वह बड़ी मुश्किल से क्लास में बैठी थी, क्योंकि क्लास की ज्यादातर लड़कियां उसको नफरत अंगेज नजरों से देखते हुए इससे दूर जा बैठी थीं, जैसे वह कोई अछूत हो या फिर किसी गंदी चीज की पोटली हो। कोई लड़की भी इससे बात नहीं कर रही थी। यहां तक कि इसकी दोस्त भी इसको गंदी गंदी कहते हुए इससे अलग हो गई थी। ऊपर से अपने टीचर की छुपी हुई निगाहें इसे अंदर तक चीर रही थीं। ऐसे में राबिया बेगम के बुलावे को सुनकर वह और ज्यादा परेशान हो गई और सर नीचे करके रोने लगी थी। तभी इसके टीचर गुस्सा करते हुए उसके पास पहुंची थी और इसको उठाकर जबरदस्ती अपने साथ राबिया बेगम के ऑफिस ले गई थी। राबिया बेगम के ऑफिस पहुंचकर जैसे ही टीचर ने इसे छोड़ा तो उसने वापस बाहर की जानिब दौड़ लगा दी थी। लेकिन इससे पहले कि वह बाहर जाती, अंदर आती बुशरा ने राबिया बेगम के इशारे से उसे पकड़ लिया था और अच्छी तरह से काबू भी कर लिया था। तभी राबिया बेगम चलते हुए उसके पास आई थीं और आते साथ ही जैनब के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा था। तुम समझती क्या हो खुद को? अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। इतनी सी उम्र में यह, तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? और अब भाग रही हो? तुमने क्या सोचा कि हमें कुछ पता नहीं चलेगा? ये तुम्हारी गलतफहमी है। हम सब कुछ जान चुके हैं। हकीकत कभी छुप नहीं सकती। अब बताओ, क्यों किया तुमने यह सब? किसने किया है तुम्हारे साथ ऐसा? राबिया बेगम शुरू में कुछ सख्त हुई और आखिर में नरम लहजा अपनाते हुए जैनब से पूछने लगी थी। सख्ती करती भी तो किस चीज पर करती? उनके सामने खड़ी बच्ची, जिसका कद मुश्किल से 4.5 फुट का था, आंसू गालों से नीचे गिर रहे थे और खौफ से थर थर कांप रही थी। राबिया बेगम की बात सुनते ही जैनब अपने घुटने टेकते हुए राबिया बेगम के पैरों में गिर गई थी। मैंने कुछ भी नहीं किया है मैडम। मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता। मैंने घर जाकर अम्मी जान को बताया था। अम्मी जान ने कहा था कि डरते नहीं, ये निजाम कुदरत है। तुम परेशान ना हो। मैं सच कह रही हूं मैडम। मेरा यकीन करें। मैंने कुछ नहीं किया। मैं गंदी नहीं हूं। सब लड़कियां गंदी कह रही हैं। मैडम, मैं गंदी नहीं हूं। इतना कहते ही जैनब राबिया बेगम के कदमों में ही बेहोश हो गई थी। इसकी यह हालत देखकर राबिया बेगम ने फौरन इसे पहले अस्पताल पहुंचाया था और फिर वहां उनको जो कुछ पता चला वह उनके पैरों से जमीन निकालने के लिए काफी था। राबिया बेगम ने इसी वक्त स्कूल फोन करके लिस्ट बनाने का कह दिया था कि इस दिन जो जो भी जितने भी लोग स्कूल में मौजूद थे, इन तमाम के नाम लिखे जाएं और कल हर हालत में उनको स्कूल में हाजिर किया जाए। राबिया बेगम सख्त तैश में आ चुकी थी। जैनब के जरूरी टेस्ट के बाद राबिया बेगम इसे घर पहुंचा रही थी। अगली सुबह राबिया बेगम की टेबल पर सारा रिकॉर्ड मौजूद था। पहले तो राबिया बेगम ने इस बात को अच्छी तरह यकीनी बनाया कि वे तमाम के तमाम लोग आज हाजिर थे, फिर चाहे वह गार्ड हो या क्लर्क हो या पीएन हो या फिर सफाई वाला। तमाम लोगों को स्कूल के मैदान में जमा कर लिया गया था।
इसके थोड़ी ही देर बाद सिटी हॉस्पिटल में फोन किया और अगले आधे घंटे में स्कूल में अस्पताल की पूरी टीम पहुंच चुकी थी, जो सब लोगों के डीएनए टेस्ट करने आई हुई थी। क्योंकि इस दिन जब जैनब को अस्पताल लेकर गई थी, तो डॉक्टर ने इन्हें बताया था कि बच्ची किसी सदमे के जेरे असर ही बेहोश हुई है। और सदमा यह था कि बच्ची को बालिग हो जाने के बारे में कोई इल्म नहीं था। जैनब के माँ बाप नहीं थे। अम्मी जान के साथ चाचा और शगुफ्ता के घर में रहती थी। शगुफ्ता को तो वह शुरू से ही अच्छी नहीं लगती थी, ना जाने क्यों। शगुफ्ता और अम्मी जान बेचारी पुराने जमाने की थीं। इनके जहन में यही बात थी कि बच्चियां 14 या 15 साल की उम्र में या 12 के बाद बालिग होती हैं। लेकिन आजकल का वक्त बदल गया है। अब तो हर दूसरी तीसरी बच्ची 9-10 साल की उम्र में ही बालिग हो रही है। इस 9 साला बच्ची का नाम जैनब था। इसके साथ भी यही हुआ था। वह 9 साल की उम्र में ही बालिग हो गई थी। इस दिन वह इसी सिलसिले में सायरा के पास गई थी, जिसने इसे जरूरी चीजें देने के बाद वॉशरूम भेजा था। और फिर सायरा की मां की मौत हो गई, तो वह उसी दिन इमरजेंसी की छुट्टियों पर चली गई थी। और आज राबिया बेगम के बेहद इसरार करने पर वह वापस आई थी। इस दिन घर आने के बाद जैनब की शगुफ्ता ने इसके साथ जो सलूक किया, उसके बाद जैनब बहुत डर गई थी। इसने सोचा कि इससे कुछ बहुत गलत हो गया है, जो नहीं होना चाहिए था। इसलिए शगुफ्ता इसे ऐसा कह रही है। इसके बाद इसने अपनी अम्मी जान की बातें भी सुनी थीं, जो वह डॉक्टर से कह रही थी कि इतनी छोटी सी बच्ची के साथ यह सब कैसे हो सकता है। यह सब सुनकर जैनब और डर गई थी। मजीद सोने पर सुहागा यह हुआ कि क्लास की बच्चियों ने इसे गंदा कहना शुरू कर दिया। तो वह उसे गंदा इसलिए कह रही थी क्योंकि घर वालों और टीचरों की जुबानी उन्होंने सुना था कि जैनब को छोटी सी उम्र में बच्चा हुआ है। लेकिन जैनब इस बात से अनजान थी। वह समझती थी कि पीरियड की वजह से ही सारी लड़कियां उसे गंदी कह रही हैं। लेकिन अस्पताल पहुंचकर राबिया बेगम का शक भी दूर हो चुका था। फिर जब वह जैनब को छोड़ने गईं, तो उनकी मुलाकात जैनब की अम्मी जान से हुई। उनसे घर के हालात वगैरह जानने के बाद राबिया बेगम वहां से निकल आई थीं। राबिया बेगम ने बच्चे की शिनाख्त कराने के लिए फिर डीएनए को ही तरजीह दी थी। इसी अगले ही दिन स्कूल में अस्पताल की पूरी टीम पहुंच चुकी थी। सब लोगों के डीएनए टेस्ट किए गए और आखिर में जब राबिया बेगम ने अपने साथ साथ तमाम टीचर्स के टेस्ट करवाने का कहा, तो उन सब में से एक ऐसी टीचर थी जिसके चेहरे का रंग उड़ गया था। इसे देखकर राबिया बेगम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी। वह पहले ही इसके बारे में जान चुकी थी, लेकिन बगैर किसी मजबूत सबूत के वह इसे पॉइंट आउट नहीं करना चाहती थी। मगर अब उन्हें यकीन था कि सबूत बहुत जल्द इनके हाथ में होगा। सिर्फ 3 दिन का इंतजार करना था, क्योंकि इतनी सारी रिपोर्ट्स एक ही दिन में मिलना मुमकिन नहीं था। इतनी सारी रिपोर्टों के लिए कम से कम 3 दिन दरकार थे। और फिर यह 3 दिन पलक झपकते ही गुजर गए थे। चौथे दिन सारी रिपोर्ट्स राबिया बेगम के हाथ में थीं। राबिया बेगम बगैर किसी को बताए स्कूल से निकल गईं और सीधा जैनब के घर जाकर रुकी थीं। जैनब के घर जाते वक्त वह बच्चा अपने साथ ले जाना नहीं भूली थी, क्योंकि वह बच्चा गोया उसी का था। थोड़ी ही देर में जैनब की शगुफ्ता भी घर पहुंच चुकी थी। वह राबिया बेगम को देखकर घबरा गई थी, लेकिन फिर ज्यों ही इसने इस बच्चे को देखा, तो वह जैनब की तरफ बढ़ी थी। देखा अम्मा, तेरी पोती क्या गुल खिलाकर आई है। हमारे मुंह पर तो उसने कालिख मल दी है, हमारे सरों पर खाक डाल दी है। 9 उम्री में ही मां बनकर बैठ गई है। शगुफ्ता दोनों हाथों से जैनब को पकड़कर झकझोर रही थी। इससे पहले कि वह जैनब को मजीद अपने तशदूद का निशाना बनाती, घर के दरवाजे पर फरीद अंदर दाखिल हुए थे, जिन्होंने आते साथ ही शगुफ्ता को पकड़कर जैनब से दूर धकेला था। राबिया बेगम बच्चे को लेकर जैनब की अम्मी जान के पास गईं और बच्चा उसके गोद में रखने के बाद इसे कहने लगीं, यह रही आपकी अमानत। यह बच्चा आपका ही पोता है और इस घर का वारिस है। और फिर वह जैनब की अम्मी जान को यूं ही हक्का बक्का छोड़े चलते हुए शगुफ्ता के पास आई थीं और इससे कहा था, मैं आपको एक काबिल उस्तानी समझती थी, मगर मैं गलत थी। जो औरत खुद की औलाद को पैदा होते साथ ही अपनाने के बजाय मरने के लिए फेंक दे, वह किसी और को क्या सबक देगी। आप ना तो इस बच्चे की हकीकी मां कहलाने के लायक हैं और ना ही रूहानी मां। आपने एक छोटी सी बच्ची की जात को निशाना बनाया, खुद की जात बचाने के लिए, ये जाने बगैर कि इस बच्ची की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। आप किसी को क्या सबक देंगी, क्या सीख देंगी बच्चों को कि औलाद झंझट है, इस झंझट में पड़ना ही नहीं चाहिए। अफसोस है कि मैं मजीद आप जैसी उस्तानी और औरत को अपने इदारे में नहीं रख सकती। इतना कहते साथ ही राबिया बेगम वहां से चली गईं।
फरीद को वह पहले से ही सारा सच बता चुकी थी। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि फरीद का ही था, जिसे शगुफ्ता ने पैदा होते साथ ही फेंक दिया था। यह कोई पहला बच्चा नहीं था। आज से पहले वह 3 बार अबॉर्शन करवा चुकी थी। उसको बच्चे पसंद नहीं थे। यही वजह थी कि इसने अपने बच्चे होने ही नहीं दिए थे। फरीद ने उसी वक्त शगुफ्ता को तलाक देकर घर से निकाल दिया था। वह औरत थी ही इसी किस्म की। अपनी जात बचाने के लिए इसने कई लोगों को मुसीबत में डाला था। इसकी वजह से स्कूल की अच्छी खासी रेपुटेशन खराब होते होते रह गई थी। ऊपर से इतने लोगों पर किए जाने वाला शक, जैनब जैसी छोटी सी बच्ची पर बेबुनियाद इल्जामात लगाकर उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करना सरे फरेब था। यह सब माफी के काबिल नहीं था, और ना इन लोगों में अब इतना जेरा था कि इस औरत को माफ करके दोबारा अपने पास रख सकते। तो नाजरीन, आज की हमारी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी है? इस स्टोरी से मुताल्लिक आप लोगों की क्या राय है?